हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023 की जो भर्ती प्रस्तावित है इसके लिए सामान्य ज्ञान के क्वेश्चनों को देखेंगे। यह जो सेट है, सेट नंबर 16वां है। इसका आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो ये आपका व्हाट्सअप नंबर है, इस पर हाई लिख के अपना नाम लिख देंगे। तो जो ईपीपी का बैच चल रहा है उसके ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और फ्री में आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा जो भी क्लास चलेगी उसकी। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको फ़ायदा निश्चित होगा दोस्तों। आपको सपना जो है वो पूरा ज़रूर होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अब रीजनिंग की भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, प्लस हिंदी ग्रामर का भी आपका क्लास धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस सबका टाइम शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा। और खासकर आज का इम्पोर्टेंट ये है कि आज संजीवनी बूटी क्लास चलाई जाएगी जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और साइंस से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इसको देखना ना भूलिएगा। चलिए आज के क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है। दुधवा राष्ट्रीय जो उद्यान है वह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, यह आपका क्वेश्चन है। आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं, सही विकल्प का इसमें चयन करना है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो यह आपके लखीमपुर खीरी जिले में अवस्थित है। तो इसका सही विकल्प होगा आपका विकल्प ए कि दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में अवस्थित है। कुछ की पॉइंट्स देखेंगे इसके बारे में। तो इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स में है कि मोहना और सुहैला नदी के बीच 775 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र के रूप में 1861 में इसको आरक्षित किया गया था। ठीक है, और 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किमी क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, सुरहाताल पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। तो यहाँ बात करेंगे सुरहाताल पक्षी विहार की, यह आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। तो दोस्तों सुरहाताल पक्षी विहार आपके बलिया जनपद में स्थित है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या है 75 और इन्हीं में से एक जिला है आपका बलिया, जहाँ क्या है आपका तो सुरहाताल पक्षी विहार स्थित है। ठीक है, और ये बलिया के सभी सटे हुए सीमांकन वाले ज़िले हैं। ठीक है, जैसे मऊ से आजमगढ़ रिलेटेड है, बलिया से गाजीपुर आजमगढ़ रिलेटेड है, मऊ से भी गाजीपुर रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सभी सटे हुए सीमांकन क्षेत्र हैं जनपदों का। तो बलिया जो है यहाँ पे आपका सुरहाताल पक्षी विहार स्थित है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स देखेंगे कि सुरहाताल पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। सुरहाताल गंगा और सरयू के दोआब में स्थित एक गोखुर झील है जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है। इम्पॉर्टेंट काफ़ी जगह ये है कि जो सुरहाताल पक्षी विहार है ये वह गंगा और सरयू के दोआब में स्थित है और जो गंगा नदी है इसके गोखुर से इसके झील का निर्माण हुआ है। ठीक है, यह ताल प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ देखिए प्रवासी पक्षी विदेशों से भी बहुत ज़्यादा यही आते हैं इस ताल में। तो सुरहाताल पक्षी विहार की स्थापना हुई थी आपका दोस्तों 1991 में और ये 31.13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, यानी 31 किलोमीटर में यह वर्ग किलो क्षेत्रफल में किमी क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1991 में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुरहाताल पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी? 1991 में। इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो 31 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे के प्रश्न में देखेंगे कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है। तो सबसे पहले गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये देखिए कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बिजनौर। ठीक है, बिजनौर से सबसे पहले आपका गंगा नदी प्रवेश करती है। तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में एक जिला है बिजनौर जहाँ से गंगा नदी सबसे पहले प्रवेश करती है, उसके बाद बाकी के जिलों में प्रभावित होती है। तो देखते हैं प्रभावित कितने जिलों में होती है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। अब देखिए 75 में से 28 जिले जो हैं यहाँ से गंगा नदी प्रवाहित होती है उत्तर प्रदेश में, सिर्फ 28 जिलों में। ठीक है, और गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर कौन कौन से हैं देख लीजिए। प्रयागराज है, वाराणसी है, कानपुर है, कन्नौज है, मिर्ज़ापुर है, गाजीपुर है और बलिया है। ये प्रमुख शहरें हैं जो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है, जिसमें प्रयागराज और वाराणसी तो दोनों ही रमणीय स्थल है, धार्मिक स्थल है उत्तर प्रदेश का, समझिए भारत का है। ठीक है,
और भारत सरकार द्वारा 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गंगा नदी को भारत सरकार द्वारा कब राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। तो 2008 में दर्जा दिया गया। ठीक है, तो इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट मान के ध्यान दीजिएगा। आगे की तरफ चलेंगे तो आगे की तरफ में आपके क्वेश्चन नंबर 4 में है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों, तो दिया था आपके सारनाथ में। ठीक है, वाराणसी के पास ही यह सारनाथ स्थित है और यहीं पे ही देखिए, सारनाथ उत्तर प्रदेश में पड़ेगा भाई। बहुत लोग बोलते हैं बिहार में, सॉरी बिहार में नहीं है। ठीक है, ये आपके उत्तर प्रदेश में ही स्थित है सारनाथ। सबसे पहले जो है महात्मा बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के जो स्थान है सारनाथ, वाराणसी के ही निकट, यहीं पर इन्होंने क्या किया था, अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, कुछ इनके बारे में जानेंगे। तो ये देखिए की पॉइंट्स में है कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। ठीक है, उरुवेला में से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम यानी वर्तमान में सारनाथ वाराणसी के निकट आए। ठीक है, तो ऋषिपत्तनम जो है सारनाथ, ये सारनाथ वाली जगह को पहले ऋषिपत्तनम ही के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये सबसे पहले यहाँ पे आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मणों को यानी जो 5 ब्राह्मण सन्यासी थे इनको सबसे पहला उपदेश दिया। ठीक, और इस प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो क्वेश्चन में आपके आता है कि धर्म चक्र परिवर्तन किससे संबंधित है, तो महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश से संबंधित है। ठीक है, इतना क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए, महानिविष्क्रमण घर से निकले थे, धर्म चक्र परिवर्तन, उन्होंने धर्म दिया सबसे पहले। अब महापरिनिर्वाण पूछता है तो उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, तो जिसमें धर्म चक्र परिवर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे का क्वेश्चन है आपका कि चंगेज खा का मूल नाम क्या था। तो दोस्तों चंगेज खा का मूल नाम इसमें से क्या था। चंगेज खा के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे, बहुत ही खूंखार क्रूर शासक था। तेमुचिन इसका मूल नाम था। ठीक है, चंगेज खा का तेमुचिन या तेमुजिन भी कहा जाता है, यह नाम था। और समझ लीजिए कि इतना खतरनाक था कि क्या ही बताया जाए। इसका इतिहास आप खोल के पढ़िएगा चंगेज खा का, आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, जब पढ़ेंगे तो दांते तलो उंगली दबा लेंगे। ठीक है, देखिए चंगेज खां एक मंगोल शासक था जिसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में अहम भूमिका निभाई थी। चंगेज खान का वास्तविक नाम था तेमुचिन या तेमुजिन भी इसको जाना जाता है। देखिए बात ये थी कि चंगेज खां सबसे पहले तो मंगोल को जानिए कि छोटे कबीले होते थे। ठीक है, जो चीन के आसपास इर्द गिर्द में था मंगोल। ठीक है, मंगोलिया, वहीं से इन लोगों की शुरुआत हुई। ये खानाबदोशी का जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, मैंने ऐसे घूमते थे, चराते थे अपने पशुओं को, घोड़ों को, और घूमते थे। लेकिन बाद में इनका प्रभाव इतना हुआ कि संपूर्ण विश्व में आधा से ज़्यादा हिस्सेदारी मंगोलों का हो गया था। ठीक है, तो मंगोल का इतिहास आप पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगले नंबर में देखेंगे तो अगले नंबर के क्वेश्चन में आपका कि राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि है इसे किसने दिया था। तो राजा राम मोहन राय को जब हमसे पढ़ते हैं तो राजा राम मोहन राय के नाम से ही पढ़ते हैं। तो इनको राजा की जो उपाधि थी वह किसके द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों वह दिया गया था आपके अकबर द्वितीय के द्वारा। ठीक है, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को यानी राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। तो अकबर द्वितीय जो था ये मुगल वंश का शासक था। ठीक है, मुगल वंश से संबंधित है अकबर द्वितीय। देखिए एक अकबर प्रथम था जो जिसको महान बताया गया है। ठीक है, लेकिन वो नहीं है, यह उन लोगों के बाद में जब मुगल वंश का पतन चल रहा था तो उस समय ये अकबर द्वितीय आए थे। तो इन्होंने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। अब क्यों प्रदान की थी और क्या इनसे संबंध था इसके बारे में जानिए कि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ साथ अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। देखिए मकसद क्या था, तो मुगल शासक जो अकबर द्वितीय था इसने राजा की उपाधि तो दे दिया, लेकिन बदले में इनको अपना दूत बना के 1830 ईस्वी में जो ब्रिटेन के राजा थे विलियम चतुर्थ उनके दरबार में भेजा। क्यों भेजा, तो राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड में सम्राट से मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने वाली पेंशन की मात्रा बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। जैसा कि आप लोग जानते थे कि जब अंग्रेज सभी शासकों को अपने अधीन कर लिए थे तो वादा करते थे पेंशन देने का। ठीक है, तो इनको भी अकबर द्वितीय को भी पेंशन दिया जाता था, लेकिन वह जितनी इनको पेंशन मिलती थी उससे संतुष्ट नहीं थे। तो इन्होंने राजा राम मोहन राय को कहा भाई तुम हमारा दूत बन के जाओ
और वहाँ जो है विलियम चतुर्थ से मिल के और कहो कि भाई जो अकबर द्वितीय जो भारत के शासक हैं उनको जो पेंशन दी जाती है उसमें कुछ बढ़ोतरी कर दीजिए, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने वहाँ पे भेजा था। तो 1833 ईस्वी में ही जो है राजा राम मोहन राय की मृत्यु वहीं इंग्लैंड में ही हो गई थी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगले नंबर के प्रश्न में है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इनमें से सुमेलित कौन नहीं है, सुमेलित कौन नहीं मतलब किसका संबंध सही नहीं है। तो मायूरी, ये देखिए जनजातियां, मायूरी का संबंध न्यूजीलैंड, बुशमैन का संबंध कालाहारी, मसाई का संबंध जाम्बिया और मयाज का संबंध ग्वाटेमाला। तो देखिए इसमें से जो मयारी जनजातियां पाई जाती है न्यूजीलैंड में तो सही है, बुशमैन कालाहार ये भी सही है, मसाई जाम्बिया ये सही नहीं है, मयाजा ग्वाटेमाला। तो इसमें जो आपका विकल्प सी है ये सही नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। तो यहाँ विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा कि मसाई जो जनजाति है वो जाम्बिया में नहीं पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है चलिए देखते हैं। तो देखिए मसाई जनजाति केन्या और उत्तरी तंजानिया में पाई जाती है, ना कि जाम्बिया में। उसके बाद बाकी तीनों विकल्प आपके जो हैं सही हैं, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्नों पे चर्चा करेंगे दोस्तों। तो भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है। तो भारत का जो प्रथम परमाणु रिएक्टर था उसका क्या नाम था दोस्तों, तो उसका नाम था अप्सरा। क्या नाम था, अप्सरा। तो अप्सरा जो है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर था। तो विकल्प यहाँ आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण की पॉइंट्स देखेंगे तो भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। ट्राम्बे स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो बार्क के नाम से जाना जाता है, इसका परिचालन अगस्त 1956 में प्रारंभ हुआ। भाभा आणविक रिसर्च सेंटर है, ठीक है, ये आपका बार्स जो कहा जाता है, भाभा आणविक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसके यहीं पे स्थित है अप्सरा। ये इसका जो सबसे पहले कार्य प्रारंभ हुआ था यानी चालू हुआ था कब, 1956 में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग कब तैयार हुआ था। तो रेल मार्ग कब तैयार हुआ, कब चला, ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। तो भारत में सबसे पहले रेल मार्ग कब तैयार हुआ, सबसे पहले जानिए 1853 में, ठीक है। 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही रेलवे का विकास हुआ, रेल सबसे पहले आई चली, ठीक है। तो 1853 इसका राइट आंसर है। की पॉइंट्स में है कि भारत में लॉर्ड डलहौजी के काल में सर्वप्रथम रेल मार्ग 1853 में बनकर तैयार हुआ, जिस पर 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाड़े के बीच वाली ट्रेन चलाई गई थी, ठीक है। तो मुंबई से थाड़े के बीच 35 किलोमीटर जो है रेल सबसे पहले चलाई गई कब, 16 अप्रैल 1863 में। किसके शासनकाल में, तो उस समय भारत का जो लॉर्ड गवर्नर जनरल था वो था आपका लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। इसको भारत का रेलवे का जनक भी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब 10 नंबर के प्रश्न को देखेंगे कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया था। तो मित्रों सबसे पहले कोशिका की खोज किया था आपके रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। तो विकल्प यहाँ आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों को, महत्वपूर्ण की पॉइंट्स देखेंगे कि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सबसे पहले कोशिका की खोज की, ठीक। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक व केंद्रिका की खोज की। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई कि सबसे पहले कोशिका किसने खोजा, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में। 1831 में कोशिका में केंद्रक व केंद्रिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। वही स्लाइडेन ने जो वनस्पतिक विज्ञान का जनक महत्वपूर्ण प्रमुख वनस्पति शास्त्री हैं, 1839 ईस्वी में कोशावाद को प्रस्तुत किया था, ठीक है। कैमिलो गॉल्जी जी हैं 1898 में गाल्जिकाय नामक चीज़ की खोज की कोशिका में, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोग, तो जान लिया आपने। आगे बढ़ेंगे तो 11 नंबर के प्रश्न में है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र की आवश्यकता होती है। तो वायुमंडलीय दाब, ठीक है, इसको मापने के लिए जिस यंत्र की आवश्यकता होती है वो है आपका बैरोमीटर। क्या है, बैरोमीटर। तो यहाँ विकल्प आपका सी होगा सही उत्तर कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर की आवश्यकता होती है। अब कुछ की पॉइंट्स देखेंगे। तो की पॉइंट्स में है कि बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से आपके जो विकल्प में था वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। हाइड्रोमीटर क्या है, तो जल के तुलनात्मक या द्रव्य के तुलनात्मक घनत्व का मापन करने वाला यंत्र है ये। पायरोमीटर क्या है, पायरोमीटर तो उच्च तापमान के मापन में प्रयुक्त होने वाला उपकरण है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए
अगले नंबर में क्वेश्चन है आपका कि कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। तो इनमें से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, तो आपका मीथेन है। ठीक है, मीथेन क्यों है, चलिए इसके बारे में जानेंगे। विकल्प यहाँ डी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जानेंगे क्यों है भाई। तो प्राकृतिक गैस जो नेचुरल गैस है, एक रंगहीन गंधहीन पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा का स्रोत है। यह कई गैसों का मिश्रण होता है जिसमें से मुख्य रूप से मीथेन शामिल है। प्राकृतिक गैस में मीथेन की जो मात्रा होती है लगभग 80% तक होती है। ठीक है, तो इसीलिए मीथेन को मुख्य प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि भाई प्राकृतिक गैस में जो मीथेन है इसकी मात्रा 80% तक होती है। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। और स्पेशल अनाउंसमेंट है कि संजीवनी बूटी जो क्लास है वह टॉप 50 क्वेश्चन जीके के चलेंगे उसमें। ठीक है, तो इसको जो ज्वाइन करना चाहता है कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर संजीवनी बूटी का क्लास हमें लेना है, तो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।